आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कहा कि पड़ोसी देश को किसी भी प्रकार के दुस्साहस में शामिल होने से बचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ रोका गया है, स्थगित किया गया है। ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। वही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के दुस्साहस को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय सेना ने इसको लेकर के एक डेमो भी दिखाया है और इस डेमो में ये बताया गया कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली L-70 एयर डिफेंस गन सहित भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया है। भारतीय सेना ने इस दौरान यह भी बताया कि भारतीय सशस्त्र बल पाकिस्तानी सेना की कमियों से अच्छी तरह से वाकिफ है और ऐसे में पाकिस्तान ने किसी भी नापाक करतूत को अंजाम दिया तो उसका सर्वनाश पक्का है। जेसीयू कार्तिक सी शेषाद्री ने कहा कि पाकिस्तान अगर अगली बार कोई दुस्साहस दिखाता है तो उसका विनाश आधुनिक हथियारों और बेहतर लड़ाकू क्षमताओं के साथ किया जाएगा। भारत के मेक इन इंडिया के जरिए बने हथियारों के चलते दुश्मन में खौफ है। वही इन हथियारों ने भारतीय सेना की शक्ति को और बढ़ा दिया। जेसीयू कार्तिक सी शेषाद्री ने इस बात को भी जाहिर किया कि भारत के पास दिन और रात की निगरानी, ट्रैकिंग सिस्टम, फायर कंट्रोल रडार के साथ विभिन्न रेंजों पर पता लगाने और निशान लगाने वाले हथियार मौजूद हैं। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली ज्योति की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस और जांच एजेंसीज जहां पर ज्योति से पूछताछ कर रही है तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी जांच एजेंसीज खंगाल रही है। इसके साथ ही ज्योति पर एक्शन लेते हुए उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया। जांच में ये बात भी सामने आई है कि ज्योति मल्होत्रा ने कई विदेशी यात्राएं की हैं और वो अपनी यात्राओं के दौरान आलीशान होटल्स में भी ठहरती थी। वहीं इस दौरान ज्योति ने इतना पैसा खर्च किया जिसे देखकर के जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। ज्योति को गिरफ्तार किए जाने के बाद जांच एजेंसियां उसके रिकॉर्ड्स को इस समय खंगाल रही है और सामने आया है कि ज्योति अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करती थी। इस दौरान ज्योति से संपर्क रखने वाले लोग भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। माना जा रहा है कि इस मामले में भी और लोगों की गिरफ्तारी संभव है। ज्योति से लगातार पूछताछ की जा रही। इस बात की भी खबरें हैं कि ज्योति ने पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे किए। सूत्रों के मुताबिक ज्योति ने पुलिस को बताया कि वो पाकिस्तान में राणा शहबाज और शाकिर नाम के व्यक्तियों से मिली थी। शाकिर का नंबर उसने जट रंधावा के नाम से सेव कर रखा था अपने मोबाइल में ताकि किसी को कोई शक न हो। भारत लौटने के बाद भी ज्योति इन लोगों के संपर्क में रही और देश विरोधी जानकारियां उन तक साझा करती थी। मेरे को तो क्या जगह दिल्ली जा रही हूँ, पाकिस्तान का मैंने कोई नाम नहीं लिया। खुद परेशान होता, मैं तो 3 दिन से खुद बीमार हो रहा। मेरी कोई बात नहीं हुई। यहाँ आए, कपड़े चक्के ले गए, 15 मिनट रुके होंगे, कपड़े उसने जो काटने थे काटे और चले गए। आगे मैंने क्या मांग करनी है जी, जो होगा होगा। पहले जॉब करा करती है दिल्ली में लॉकडाउन से पहले। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी नोमान इलाही से लगातार पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ में पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही कई बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। इसी में इलाही ने इस बात का भी खुलासा किया कि उसका पड़ोसी एक आतंकी था जिसका नाम इकबाल था। जांच एजेंसी नोमान के हर एक लिंक को अब खंगालने की कोशिश कर रही है। वहीं पानीपत डीएसपी ने इस बात की भी संभावनाएं जाहिर की है कि नोमान एक बड़े गैंग से जुड़ा हुआ था और अभी कई और गिरफ्तारियां होनी संभव है।
साथ ही पूछताछ के दौरान नुमान ने इस बात को कबूल किया कि वो 8 साल पहले अवैध तरीके से पाकिस्तान गया। नुमान अब तक 4 बार पाकिस्तान जा चुका है। हालांकि पूछताछ के दौरान पाकिस्तानी जासूस नुमान ने ये नहीं बताया कि वो पाकिस्तान में किससे मिला, किस काम से गया। जांच एजेंसियों को ये शक है कि नुमान पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने गया था। बीती 13 मई को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पानीपत की पुलिस ने कैराना के नुमान इलाही को गिरफ्तार किया था। नुमान पर पाकिस्तान को सैन्य गतिविधियों की जानकारी आईएसआई हैंडलर दिलशाद मिर्जा और इकबाल काना को भेजने का आरोप है। इसके अलावा जांच एजेंसियां नुमान की पाकिस्तान यात्राओं को भी खंगाल रही हैं और साथ ही एक्सपर्ट एजेंसियों का भी इस मामले में सहयोग लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 24 मई को प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली आएंगे। दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक अभी प्रस्तावित है, जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। इस मुलाकात को लेकर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वो पीएम मोदी के सामने टर्की से आ रहे सेब का मामला उठाएंगे और इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखेंगे। देश भर में तुर्की के खिलाफ मुहिम इस समय छिड़ी हुई है और आमजन तुर्की के सामान और कंपनियों का बहिष्कार कर रहे हैं और इसी को लेकर हिमाचल सीएम ने भी प्रधानमंत्री के सामने तुर्की के सेब को बैन करने की मांग रखने का फैसला किया। सीएम सुक्खू ने कहा है कि तुर्की से इंपोर्ट होने वाला सेब हिमाचल प्रदेश के बागबानों को प्रभावित करते हैं। हिमाचल सीएम सुक्खू ने पीएम मोदी के साथ व्यक्तिगत चर्चा और उन्हें एक लेटर सौंपने का फैसला लिया, जिसमें कहा कि हिमाचल में सेब की खेती करने वाले लोगों को किसी तरह की आर्थिक हानि न हो, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि तुर्की के सेब पर पूरी तरह बैन लगाया जाए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इन सब के बीच पर्यटकों को हिमाचल आने का न्योता भी देंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सुरक्षा पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सुरक्षित है, अनुकूल है। पर्यटक देवभूमि हिमाचल की पावन धरती पर आए, मनमोहक नजारों का लुत्फ उठाएं। 24 तारीख को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है और मैं पत्र लिखकर भी जो तुर्की से सेब हिमाचल के सेब बागबानों को से परेशानी होती है, सस्ता सेब भेज दिया जाता है। हम चाहेंगे कि जो तुर्की से सेब आता है उसने हिमाचल के बागबानों को प्रभावित किया है। इस प्रकार के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस मामले में मैं व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री जी से भी बात करूंगा और निश्चित तौर पर एक चिट्ठी मैं प्रधानमंत्री जी को भी दूंगा कि हिमाचल प्रदेश जो कि बागवान और सेब की दृष्टि से पहचाना जाता है, वहाँ के बागवानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि जब बाहर से आयात सेब आता है तो हमारे सेब के दाम प्रति किलो के हिसाब से गिर जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि तुर्की के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाए। सोशल मीडिया पर एक किसान का वीडियो भी वायरल है, जिसमें दिखता है कि बारिश से किसान की मूंगफली की फसल बह रही है और उसे समेटने की कोशिश में वो लगा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक भी ये वीडियो पहुंचा, जिसे देखकर वो भावुक हुए। शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित किसान को फोन मिलाया और उसको ढांढस बंधाते हुए नुकसान की भरपाई करने का वायदा किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किसान के साथ बातचीत का वीडियो भी पोस्ट किया है। इस वीडियो में शिवराज सिंह चौहान किसान से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने किसान को आश्वासन दिया कि सरकार उसकी पूरी मदद करेगी और किसान को उसके नुकसान की भरपाई दी जाएगी। इस बातचीत में जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित किसान को सहारा दिया, वहीं उन्होंने किसान से उसके परिवार के बारे में भी पूछा। शिवराज सिंह चौहान ने इस बातचीत में किसान को ये भी बताया और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों उसके साथ है। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो भावुक हो गया। एक किसान की मजबूरी को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किसान को मदद का आश्वासन उसके जख्मों पर मरहम है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश के चलते किसान के लिए आफत बन के ये बारिश आई। बारिश ने किसान की खेती में खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया और जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। फसलों की बर्बादी के मामले में जगह जगह सामने आए हैं। मन में तकलीफ हुई, लेकिन आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र की सरकार भी बहुत संवेदनशील है। मेरी भाभी बात हुई है, क्योंकि देवेंद्र जी हो या महाराष्ट्र की कृषि मंत्री हो, वो भी संवेदनशील है। मेरी चर्चा हुई वहाँ कलेक्टर से भी, तो जो नुकसान मंडी में हुआ है उसकी भरपाई आपको की जाएगी, ताकि मूंगफली का जो नुकसान हुआ है उससे तुम्हें परेशानी ना हो, परिवार को परेशानी ना हो।
इधर शिमला के बहुचर्चित संजौली अवैध मस्जिद निर्माण विवाद में आज जिला अदालत में सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड की ओर से शिमला नगर निगम आयुक्त के फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी गई थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यजुवेंद्र सिंह की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में शिमला नगर निगम और देवभूमि संघर्ष समिति को नोटिस जारी किया। हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड की ओर से आयुक्त अदालत के फैसले पर स्टे मांगा गया और इस पर अब 23 मई को सुनवाई होगी। देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से वकील जगत पाल ने इंफॉर्मेशन दी है कि 3 मई को नगर निगम आयुक्त की अदालत में संजौली मस्जिद मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया था और फैसले में पूरी मस्जिद को अवैध करार देते हुए 8 हफ्तों के अंदर गिराने के आदेश दिए गए। इस आदेश के खिलाफ वक्फ बोर्ड ऊपरी अदालत में जाएगा। इसकी संभावना ज्यादा थी। इसको देखते हुए समिति ने 15 मई को कैविएट दाखिल की ताकि किसी भी स्टे आदेश से पहले उनका पक्ष सुना जाए। वक्फ बोर्ड के स्टे की मांग पर अब सुनवाई 23 मई को होगी। आपको बता दें कि संजौली का मस्जिद विवाद सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में छाया हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि अवैध निर्माण का मामला कल या आज का नहीं है, बल्कि 14 साल पुराना है। 3 मई 2025 की ये हम सबको ये कॉपियां जो है ये 14 मई को रिसीव हो गई थी और 14 मई को कॉपियां रिसीव होने के बाद 15 मई 2025 को देवभूमि संघर्ष समिति ने इस ऑर्डर में जो है कैविएट फाइल कर दिया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि अगर ये अपील करते हैं तो पहले हमारी सुनवाई इसमें की जाए। और एचपी वक्फ बोर्ड ने, संजौली मस्जिद कमेटी ने नहीं, एचपी वक्फ बोर्ड ने 3 मई 2025 के ऑर्डर के खिलाफ जो अपील है वो जिला न्यायालय में दायर की थी 17 मई 2025 को। अब एमसी शिमला के लिए और हमारे जो कैविएटर है देवभूमि संघर्ष समिति, उनको भी नोटिस जारी किया गया है और ये मैटर जो है 23 मई 2025 के लिए लिस्टेड है। तो स्टे के ऊपर उस दिन बहस होगी, लेकिन यकीनन इस फाइल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा एचपी वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी के खिलाफ है। तो हमें लगता है कि किसी भी प्रकार से, जबकि इन लोगों ने सेक्शन 254 सब क्लॉज 6, सेक्शन 253, सेक्शन 242 ऑफ एचपीएमसी एक्ट 1994 का वायलेशन किया है, तो इनको स्टे किसी भी तरह से कोर्ट से नहीं मिलेगा। यूको बैंक के पूर्व सीएमडी सुबोध कुमार गोयल को कोलकाता स्थित एक कंपनी से जुड़े हुए 6200 करोड़ रुपए से अधिक के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया। यह मामला मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड यानी सीएसपीएल को दिए गए लोन में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ है। गोयल को 16 मई को दिल्ली स्थित उनके आवास से अरेस्ट किया गया है। 17 मई को कोलकाता की पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ने के सोशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के गोयल को 21 मई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने अपनी जांच की शुरुआत सीबीआई की ओर से कोलकाता में दर्ज कराई गई एक एफआईआर के आधार पर की थी। इसमें गोयल के कार्यकाल के दौरान सीएसपीएल को दिए गए लोन में बड़े पैमाने पर हेराफेरी और फंड डायवर्जन का आरोप लगाया गया था। ईडी के मुताबिक गोयल ने सीएसपीएल की काफी क्रेडिट सुविधाओं को मंजूरी दी थी और जिसका इस्तेमाल कंपनी ने अनुचित तरीके से किया। इसके बदले में गोयल को कैश, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज, लग्जरी सामान, होटल बुकिंग और दूसरे लाभ के रूप में अवैध भुगतान मिला था। ईडी के मुताबिक ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए यूको बैंक के पूर्व सीएमडी सुबोध कुमार गोयल ने कई संस्थाओं का भी सहारा लिया था। बिहार के सहरसा जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक स्कूल के प्रिंसिपल पर 2024-25 की किताबों को कोसी नदी में बहाने का आरोप है। इस खबर के बाद बीडीओ ने न केवल मामले की जांच शुरू की है, बल्कि प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। ये पूरा मामला मैशी प्रखंड के कुंदन स्कूल का बताया जा रहा है। घटना का पता तब चला जब स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्रों ने स्कूल की किताबों को कोसी नदी में बहाते हुए उन्हें देखा गया। छात्रों ने फौरन ही इस बात की जानकारी गांव को दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों ने नदी से सारी किताबों को बाहर निकाल लिया है, लेकिन तेज बहाव की वजह से सभी किताबें को नदी से बाहर नहीं निकाला जा सका। महिषी के बीडीओ सुशील कुमार ने मामले की जांच शुरू की। प्रिंसिपल सुरेश कुमार ने कमरों की कमी का हवाला देते हुए इन आरोपों को स्वीकार कर लिया है। जांच में पता चला कि एकेडमिक ईयर में कुल 354 छात्रों में से केवल 220 छात्रों को ही किताबें मिल पाई थी, जो कुल छात्रों का सिर्फ 62% है। महिषी वीडियो ने बताया कि प्रिंसिपल स्कूल को चलाने में अक्षम साबित हुए हैं और वीडियो ने भी कहा कि प्रिंसिपल की इस हरकत ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, साथ ही सरकारी संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रिंसिपल ने सरकारी राशि का गबन किया।
और जलई थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। खबर इस वक्त है, विदेशी मामलों की स्थायी समिति की बैठक हो चुकी है शुरू, जहां पर संसद भवन एनेक्सी में स्थायी समिति की बैठक हो रही है। विदेश मामलों की ये स्थायी समिति है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला भी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। अक्षय मेरे से होगी और ज्यादा जानकारी के साथ। अक्षय, बैठक का फोकस और अपडेट। देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है पार्लियामेंट्री एनेक्सी में और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को ब्रीफ किया जा सके। ये बैठक शुरू हो चुकी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री इस बैठक में ब्रीफ करने वाले हैं सभी जो सदस्य हैं। राजीव शुक्ला हो, चेयरमैन शशि थरूर हो, इसके अलावा रविशंकर प्रसाद, सुधीर अवैसी, नवीन जिंदल भी बैठक में मौजूद हैं। MP सतनाम सिंह संधू भी बैठक में शामिल हैं। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में जानकारी दी जाएगी। कैसे ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, किस तरह से एयरबेस उसके बर्बाद किए गए, एयरपोर्ट नेवी ने किस तरह से ऑपरेशन चलाया, थल सेना ने किस तरह से सहयोग किया, इन तमाम मुद्दों को लेकर के इस पर विक्रम मिश्री द्वारा सभी सदस्यों को ब्रीफ किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ही मुख्य फोकस रहने वाला है। साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ अभी जो सीज फायर किया गया है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है और क्या कुछ आगे किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के पूर्णिमा चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, इन सब की जानकारी दी जाएगी। विक्रम मिश्री इस वक्त बैठक में मौजूद हैं और विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी है, बैठक इसकी शुरू हो चुकी है। अक्षय, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।